गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 22 मई और आज है 90 डेज प्लानर का 8th डे। आज का जो आपका टारगेट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री में जो 1907 से 1970 के बीच का जो फ्रीडम स्ट्रगल का ड्यूरेशन था वो कवर करना है। उसमें भी आपको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कवर करनी है पंजाब में और इंडिया के बाकी पार्ट्स में जो भी हुई, और जो भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ये आपको कवर करना है। इसी तरीके से अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में डीएनए और आरएनए कवर करना है। जैसे छोटे छोटे टॉपिक न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे फिंगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और आरडीएनए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखेंगे, जो जो टॉपिक आप खत्म करते जा रहे हैं ना, साथ में लिख लीजिए कि ये टॉपिक हो गया है, इस शोज से हो गया है। प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट्स हैं हर बार एक नए शोज से उस चीज को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से आपने 1857 का रिवोल्ट इस बार स्पेक्ट्रम से पढ़ लिया, तो अगली बार भी सेम शोज से उसी फॉर्मेट में पढ़िए। उसी फॉर्मेट का मतलब क्यों मैं बोल रहा हूँ, जैसे इस बार आपने पेपर से पढ़ा है तो ऐसा मत करिए कि अगली बार आप उसको पीडीएफ में पढ़ रहे हैं। क्यों बोल रहा हूँ, जब आप सेम शो से सेम जो उसका फॉर्मेट है उससे बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो आपका एक पूरा इमेज बन जाएगा आपके ब्रेन में। 8 से 10 रिवीजन के बाद में आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पेज पे क्या लिखा है। इसी तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट या तो शोज ही चेंज कर देते हैं या फिर उसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। तो जो फॉर्मेट में आपने अभी पढ़ा है फर्स्ट राउंड में टाइम लगेगा, इट्स ओके, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे जैसे 5 राउंड के बाद हमारा रिवीजन होगा, आपको लगेगा हाँ अब चीजें आपके कंट्रोल में हैं। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान में रखेंगे। बेसिक सी बात है बट स्टूडेंट मिस्टेक कमिट करते हैं। करंट अफेयर्स की बात करूं तो ये वाला पार्ट हम कल कवर कर चुके थे, अप्रैल 2025 का आईआर का ये सेक्शन। आज आईआर के ही सेक्शन में आगे की कुछ न्यूज है, जैसे 6th बिम्स्टेक समिट जो कि थाईलैंड में हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया था और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे श्रीलंका। तो ये चेन ऑफ इवेंट आप ध्यान रखेंगे। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश के ढाका में है और ये समिट हुई थी थाईलैंड में, और इसी से रिलेटेड एक बिम्स्टेक डिक्लेरेशन भी है। मेंबर कौन कौन है ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। बिम्स्टेक और सार्क में डिफरेंस पूछ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से सार्क भी न्यूज में था। एक्चुअली पाकिस्तान की वजह से सार्क में कोई प्रोग्रेस नहीं है और इसीलिए हमें बिम्स्टेक के ऊपर डिपेंडेंसी इंक्रीज करनी पड़ी है। तो वो सारी डिटेल्स मैंने पीडीएफ में हाईलाइट कर दी हैं। उसके बाद इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब हमारे लोग हैं जो पूरी दुनिया में जाके काम करते हैं। अब ये लोग हैं, ये हमारा काइंड ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लोग पैसे भी भेजते हैं वापस, इस चीज को हम बोलते हैं रेमिटांस। रेमिटांसेस के मामले में इंडिया लार्जेस्ट रिसिपिएंट है। ठीक है, उसके बाद सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम, ये पाकिस्तान के टेररिस्ट अटैक के कंटेक्स्ट में न्यूज में था, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि वीजा एग्जेम्पशन दिया गया है। अब सार्क के मेंबर्स कौन कौन से हैं, इजी वे टू रिमेंबर, एमबीबीएस स्पेन है, यानी इंडिया और इंडिया के आसपास वाले कंट्रीज। नेक्स्ट ब्रिक्स का जो मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ था, लेबर मिनिस्टर्स का, ब्रिक्स का इस साल का होस्ट है ब्राजील। लास्ट साल रशिया होस्ट था। लास्ट साल ब्राजील G20 का होस्ट था, इस बार साउथ अफ्रीका G20 का होस्ट है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, दैट इज एटिगा। अब देखो, आसियान है वो 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान के साथ हमने एक ट्रेड एग्रीमेंट किया गुड्स के लिए। गुड्स मतलब सामान, टेंजिबल आइटम्स। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ट्रेड है रफली $120 बिलियन का, बट प्रॉब्लम ये है कि इससे आसियान को ज्यादा फायदा हुआ है, हमें कम फायदा हुआ है। ठीक है, तो काइंड ऑफ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, और इसीलिए ट्रेड डेफिसिट का मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, और इसीलिए हम इसका रिव्यू चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, रफली 10 से 11% हमारा ट्रेड आसियान के साथ में है। मतलब अगर हम 100 रुपए का ट्रेड दुनिया के साथ कर रहे हैं तो 10 से 11 रुपए का ट्रेड आसियान के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रेडिशन। एक्सट्रेडिशन का मतलब है किसी दूसरी कंट्री से किसी क्रिमिनल को हम इंडिया में लेके आ रहे हैं क्योंकि उसने क्राइम इंडिया में कमिट किया था और फिर भाग गया। ठीक है, इस चीज को एक्सट्रेडिशन बोलते हैं। रिसेंटली तहव्वुर राणा को एक्सट्रेडाइट किया गया था। यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है, एक्सट्रेडिशन के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। अब लॉजिकली आपके माइंड में आएगा कि क्रिमिनल्स हैं तो हो सकता है एमएचए हो, बट एमईए है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।
नेक्स्ट, इंडिया थाईलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो थाईलैंड इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि बिम्स्टेक का समिट हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे। थाईलैंड के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप पर भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद इंडिया का एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्लेम। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज ध्यान में रखेंगे, जो हमारा बाउंड्री है उससे 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है उसको ईईजेड बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ हमारा है वो। तो उसमें कुछ रीसेंट अपडेशन हुए हैं, वो एक बार आप डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर एक डिस्प्यूट भी है, सर क्रीक डिस्प्यूट। अब देखो, उसको सिंप्लीफाई करके बताऊं। ये लाइन है, लाइन के इधर है पाकिस्तान, लाइन के इधर है इंडिया। अब ये जो क्रीक है, इस क्रीक में पाकिस्तान बोल रहा है कि यहाँ तक का एरिया पाकिस्तान का है, इंडिया बोल रहा है कि यहाँ तक का एरिया इंडिया का है। तो इसके बीच में एक डिस्प्यूट है, पूरा डिटेल में इमेज दिया है, वो आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश। देखो, लास्ट ईयर बांग्लादेश में पॉलिटिकल चेंज हुआ। शेख हसीना जो कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पर मोहम्मद यूनुस आए। अब मोहम्मद यूनुस है वो चाइना के खास बनते जा रहे हैं, और वो पाकिस्तान से इंस्पिरेशन लेके पाकिस्तान जैसा ही बनना चाह रहे हैं। और अगर कोई भी कंट्री पाकिस्तान जैसा बनना चाहेगी तो वो इंडिया के लिए एक सरदर्द है। तो इसीलिए इंडिया ने भी थोड़ा सा काउंटर एक्शन लिया है। हमने उनका ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है उसको बंद कर दिया। ट्रांसशिपमेंट का मतलब इंडिया के थ्रू जो माल जाना था उसको उसको हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। ठीक है। अब इसका एक सॉल्यूशन क्या है? देखिए, मोहम्मद यूनुस कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं। तो सॉल्यूशन, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन क्या है? डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ये है कि हमें जितना भी स्टेक होल्डर्स है बांग्लादेश में, सबके साथ बात करनी चाहिए और इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में बांग्लादेश की हेल्प करनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तभी इंडिया के लिए भी हेल्पफुल है। अदरवाइज जो बांग्लादेश का प्रॉब्लम है वो इंडिया के लिए एक हेडेक बन सकता है, स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, क्योंकि बॉर्डर है वो पोरस है। पोरस बॉर्डर होने का मतलब है कि वहां से आना जाना आसानी से पॉसिबल है। तो हमारे लिए एक नया सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा अगर बांग्लादेश में किसी भी टाइप की इंस्टेबिलिटी होती है तो। और इंस्टेबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि रिसेंटली मोहम्मद यूनुस की सरकार ने जो बांग्लादेश की पार्टी थी, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, उस पर बैन लगा दिया है। तो ये एक काइंड ऑफ एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे लिए एक नया प्रॉब्लम क्रिएट होता दिख रहा है। ठीक है। हाँ, ये आपको अगेन डिप्लोमेटिक जो चीजें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड। ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंडर में है। रिसेंटली इसलिए न्यूज में थे क्योंकि ट्रंप ने इन पे टैरिफ लगा दिया। यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब है परमानेंटली यहाँ कोई नहीं रहता है। एंड लास्ट है मोराग एक्सिस। मोराग एक्सिस है ये इसराइल ने कैप्चर किया है। ये एक जगह है जो गाजा में है, उसको इसराइल ने कैप्चर किया है। मोराग का मतलब ही है इलीगल इसराइल सेटलमेंट। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है। अब देखिए, जो भी कन्फ्लिक्ट एरिया होगा ना वो इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का हैबिट होता है उस एरिया से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जैसे उस एरिया में फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, तो राफा कॉरिडोर है, ये सब आपको एक बार मैप में देखना है। मैप ऑलरेडी है उसमें और मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, बस उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है। ओके, अब एक और चीज मेरे को आपसे बात करनी थी, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आया कि इसको पढ़ना कैसे है। इसको एक्चुअली एक काम करो, हर स्पेक्ट्रम के चैप्टर के बाद में है एक समरी। आपका गोल होना चाहिए जो जो चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हो, जैसे फर्स्ट डे आपने चैप्टर पढ़ा, उसका समरी खत्म हो गया। अब आज आप 8th डे में हो, तो जब भी आप डे शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, कोशिश ये करेंगे कि पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक उसका समरी हर दिन कवर करें। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से डे 15 है, तो 1 से 14 तक का जो समरी है वो आप रिवाइज करेंगे। देखिए, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा बट ये बड़ा ही इफेक्टिव वे है। समरी से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर हो जाएंगे। दूसरी बात, समरी कभी भी 1 to 14 नहीं शुरू करेंगे, हमेशा रिवर्स ऑर्डर में, चेंजिंग ऑर्डर में फॉलो करेंगे। होता क्या है, आप हर बार 1 से 14 तक जाएंगे या फिर 1 से जितने भी डेज तक जाएंगे, प्रॉब्लम ये होगा आपका 1 to 3 अच्छा हो जाएगा,
और फिर जैसे जैसे आप लास्ट तक जाएंगे आपका एनर्जी खत्म है, फिर आप उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे। तो हमेशा उसका रिवीजन का जो ऑर्डर है उसको हमेशा चेंज करते रहिए, इससे जो चैप्टर पीछे का है वो भी अच्छे से रिवाइज होगा। ठीक है। रही बात मेंस की, तो कल आप लोगों को एक 70th बीपीएससी का GS1 का PDF दिया था, आज GS2। कोशिश ये करें सिर्फ इसको पढ़ें। देखिए हम धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, और किसी भी खेल में एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे पहले उस खेल को समझना जरूरी है। आपका सबसे बड़ा खेल मेंस होने वाला है। प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, यस, बट प्रीलिम्स से रैंक नहीं आता है। रैंक आपका मेंस से ही आएगा। और मेंस से कब आएगा? जब आप मेंस को अच्छे से समझेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके लिए प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे। प्रीलिम्स सिर्फ आपको मेंस लिखने का गारंटी देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस चीज को ऐसे समझेंगे, आईपीएल टीम में किसी प्लेयर का ऑक्शन होना एक अलग चीज है, उसको टीम में लेना एक अलग चीज है, बट वो टीम में कैसा परफॉर्म करेगा वो डिसाइड करेगा उसका जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसी तरीके से जो प्रीलिम्स है वो ये डिसाइड करेगा कि आप मेंस देंगे, लेकिन प्रीलिम्स आपका रैंक नहीं डिसाइड करेगा, रैंक आपका मेन से डिसाइड करेगा। तो आज के लिए इतना ही। टारगेट खत्म करने से पहले नहीं सोएंगे, खत्म करके फिर नीचे फिनिश्ड लिख के फिर सोना है। हर दिन आप टारगेट खत्म करिए, आप इस बार अच्छे से सिलेक्शन लेके ही रुकेंगे, ये माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करिए। अपने ब्लाइंडर्स ऑन रखिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, बाकी सब चीजें साइड में रखिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।